हे एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल हमने इन्वायरमेंट यानी ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन था। आप चाहें तो उसको भी जा कर के देख सकते हैं अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है तो। उसके अलावा मैं आज जो ये स्टार्ट कर रही हूँ पेडागोजी का ये जो सेशन है हमारा, इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे जाएंगे जो कभी ना कभी आपसे आपके ये यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ आप मेरे साथ इस सेशन से जुड़ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि मेरी डेली क्लास अब से 2 बजे आपको यूट्यूब के उस पर मिलेगी, चैनल पे हमारे। और दूसरी बात कि आपको डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस ऐप को डाउनलोड करके डेली क्विज़ में अपना एनरोल करें और उसको अपनी तैयारी को आप देखें। तो पहला क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप आप क्या करेंगे? तो चारों ऑप्शंस में से ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप मोस्ट नियरेस्ट आराम से पकड़ लेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी आप में मतलब आप सेंस के साथ करेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि आप उनसे जा कर के उनको कन्विंस करेंगे कि आप जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं वहाँ आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न कक्षाओं में शिक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं का मतलब है जो प्राइमरी होती हैं या प्री प्राइमरी होती हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है वो इनमें से किस पे होती है, तो ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आंसर इसका सी होगा, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस पेडागोजी के बहुत सैद्धांतिक होते हैं। मतलब आप इसमें कुछ कुछ थोड़ा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर आपका ऐसा बाउंसर क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो आपसे मिस हो सकता है। तो ज़रूरी है कि इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना अच्छा होता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। ये एक प्रॉब्लम होती है जो छोटे बच्चों में होती है। ठीक है, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा। तारे ज़मीन पर हमने बहुत बार देखी है। तो ये आपको, जैसा कि आंसर इसका दिख रहा होगा, आंसर नंबर सी, पठन विकार से। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ढंग से, उनको शब्द टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं और वो ऑलमोस्ट पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ये एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जो छोटे बच्चों में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। और विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ये आप पहले एक बार चारों इसके ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मोस्ट नियरेस्ट आंसर क्या होगा। तो पहला है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा विशेष विद्यालय में और विशेष विद्यालयों में विशेष। देखिए, विशेष जैसा कुछ नहीं है। अगर आप विशेष विद्यालयों में उनके लिए प्रबंध करेंगे तो वो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो किसी कमी से ग्रसित हैं, उनको हीन भावना हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, ताकि उनको अपने आप को वो बिल्कुल भी बाकी वर्गों से अलग ना समझें। तो ये आप अगर बीएड बीटीसी वगैरह आप जब करे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। तो लर्निंग की प्रोसेस में मोटिवेशन कैसे होता है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो हमारा जो मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन है वो है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि, इंटरेस्ट जगाता है, डेवलप करता है, मोटिवेशन। ठीक है, ये हम कभी कभी कुछ क्वेश्चंस अपने ऊपर अप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इनका बहुत अच्छे से आप इनके बारे में अपना अप्लाई करके खुद पे और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का क्या है, इनमें से हमें बताना है। जो उद्दीपन का यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से।
यानी विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। कि उद्दीपन होगा, आपको मोटिव मिलेगा, तो आप उसकी प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे। तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर है। इसके अलावा आप अगर कुछ भी इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ और आप एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्याजे, जो जीन प्याजे थे, जो विद्वान थे, बच्चों के लिए उसके बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हुए हैं, वो मुख्यतः उनका किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सारे विद्वानों को की एक लिस्ट बनाइए और उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए और वो बेसिकली किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी नंबर के क्वेश्चंस बच्चे गलत भी कराते हैं और काफ़ी इसी में आप गेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो 7वां होगा, ज्ञानात्मक विकास के लिए। इस क्षेत्र में इन्होंने अपने काफ़ी थियरीज दी हैं जिसके लिए इनका योगदान याद रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। यार देखिए, बिल्कुल भी बोर होके नहीं पढ़ना है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी आलस दिखाया तो आपसे ये मिस हो सकती हैं। मतलब आप पढ़ तो लेंगे यहाँ पे, पर जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप स्ट्रेस लेके आप उसको भूल जाएंगे, आते हुए ऑप्शन भी आप गलत कराएंगे। तो बिल्कुल अच्छे मन से बैठना है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने, सॉरी, ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है या कदाचित सत्य है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है आंसर नंबर बी, सत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो करते ही करते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस या अफेक्ट बिल्कुल करते हैं। तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि लोग जो होंगे वो शायद औसत बुद्धि वाले बच्चे की तरफ जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा उनके साथ होता है जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, मुझे इसका कुछ मुझे इसका कुछ आंसर डाउटफुल लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए, आप आराम से इसको टिक कर ले जाएंगे। चारों में से एक ही ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था और उसमें स्थिरता आ गई, यानी आपने उसका जो भी लेवल था पढ़ाई का, जैसे भी आप उसको पढ़ा रहे थे उसमें उसको नीरसता आ गई, तो इस वजह से वो उसकी जो शिक्षा थी वो स्थिर हो गई। तो क्या है कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है। ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये साइंस में भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो ये थ्योरी दी थी, आप सबको पता होगा, डार्विन की बहुत ही चर्चित थ्योरी थी। तो ये यहाँ पे आंसर होगा डार्विन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ये बिने साइमन जो परीक्षण होता है, इससे हम सामान्य बुद्धि का मापन करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अपने बीएड के सेशंस में और बीटीसी डीएलएड वगैरह के सेशंस में। तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस उनका रिवीजन ही करना है अब आपको। समय कम है इसलिए करते जाइए। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गलती हो सकती है। कभी कभी सीटेट में तो काफ़ी इसका लेवल हार्ड कर देते हैं, यहाँ तो खैर आपको समझ जाएंगे आप। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये तीनों ही आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इजी सा था इसलिए आपने बता दिया, पर फिर भी
इस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस तरह के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अब ये एक स्टेटमेंट है जो बताना है कि किसका है। मतलब एक तो आपको विद्वान पढ़ने हैं, विद्वानों के बारे में पढ़ना है, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए ये पढ़ना है, प्लस उनके क्या फेमस कथन थे, स्टेटमेंट थे जो उन्होंने दिए थे, आपको वो भी ध्यान रखना है और पढ़ना है। तो ये था हरलॉक का सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम। ठीक है, ये हरलॉक का कथन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आपके हिसाब से आप सोचिए, सीखने का, लर्निंग प्रोसेस का सबसे अच्छा अर्थ क्या हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग सी की तरफ जा रहे होंगे, जो बिल्कुल सही आंसर है, व्यवहार में परिमार्जन। जब तक आप उसे व्यवहार में अपनी सीखी हुई चीज़ों को अर्जित नहीं करते हैं, उनका जो एप्लीकेशन है वो नहीं करते हैं, तो आपकी सीखने की प्रक्रिया फिर कोई उसका मतलब नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वो मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, उसको क्या कहते हैं ये बताना है हमें। वो होती है अनुपात मापनी, जिसमें अंतराल मापनी के गुण तो हो ही, साथ में परम शून्य भी हो, वो अनुपात मापनी है। बाकी की जो मापनी दी हैं इनके बारे में भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछा ज़रूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण कहाँ होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये ईगो, सुपर ईगो, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पराहम में। ये आंतरिकीकरण पराहम में होता है। ठीक है, अलग अलग विद्वान, अलग अलग थेरीज, अलग अलग मान्यताएं, सब कुछ पढ़ते चलना है हमको। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी सेंस यूज़ करके आप आराम से कर सकते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट कुछ किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद अपना व्यवहार आपने उसके अकॉर्डिंग बदल दिया, उसको हम क्या कहेंगे। तो वो है हमारी लर्निंग। लर्निंग करते हैं ना हम अपने पिछले एक्सपीरियंस से, तो यहाँ वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, सांख्यिकी में वो रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में आप जो भी यूज़ करते हैं आवृत्तियों का, उसको कहते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही मतलब सैद्धांतिक क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर है स्तंभाकृति। ठीक है, ये रट्टा मार वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ आप कुछ इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे स्तंभाकृति इसका राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये आपको बचपन से आप सुनते आए हैं कि आप जब किशोरावस्था में होते हैं उस समय आप मतलब अपने परिपक्व हो रहे होते हैं अपने दिमाग से, और आपकी बुद्धि काफ़ी अलग लेवल पे जारी होती है, क्योंकि आप ऐसी स्टेज पे होते हैं जो बहुत ही संक्रमण का क्षेत्र होता है। वहाँ आपका जो बाल्यावस्था है वो ख़त्म हो रही है और वयस्क होने जा रहे हैं, तो ये वो अवस्था है जहाँ पे बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके अगर आपको उसकी कुछ आदतें पसंद हैं तो आप उसकी नकल करने लगते हैं। इसका सीधा सा आंसर होगा आंसर नंबर बी, अनुकरण। यानी हम उसे फॉलो करते हैं ना, जब हमें अपना कोई रोल मॉडल, कोई एक्टर, कोई भी आपका जो पॉलिटिशियन है, अगर आपको वो पसंद आता है तो हम उसके कुछ व्यवहारों को अक्वायर करते हैं, अपना लेते हैं, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, अनुकरण कर रहे हैं हम उसका, उस व्यक्ति का। तो ये आपका 21 हो गया। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ये कब होता है, जब आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं, अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को जब आप रिवाइज करना छोड़ देते हैं, ये तब भी होता है, और बच्चों के साथ ये बहुत होता है, तो उसको हम कहते हैं विस्मृति, फॉरगेटिंग। ठीक है, ये बहुत ही आराम से कर देने वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा। फिर भी अगर कुछ आपको कमी लग रही है, आपको जो भी बातें हैं, मैंने जैसा पहले कहा कि आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? बिल्कुल सीधा सा स्टैटिक क्वेश्चन है। ये है डब्ल्यू वुंट। ऑप्शन नंबर ए, ये प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले भाई साहब थे जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो आईक्यू के फॉर्मूले पे जिनको पता होगा वो इसका निकाल लेंगे, यहाँ से जो आएगा आंसर आएगा 125। ठीक है, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25, कोनबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? जैसा कि पहले भी बताया था कि जो विद्वान हैं उनके दिए हुए सिद्धांत और किस क्षेत्र में सिद्धांत दिए हैं ये ज़रूर पढ़िएगा। तो फिर से वही क्वेश्चन आया, जो कोनबर्ग विद्वान था जो थे उनका सिद्धांत इसमें से किसके विकास से संबंधित है? तो यहाँ पे नैतिक विकास इसका सही आंसर होगा। नैतिक विकास को लेकर के इन्होंने थ्योरी दी थी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ये तो इसका तो मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं और दिमाग लगाने की। ये पूर्व किशोरावस्था होती है ना, जो 10, 11, 12 साल वाली जो एज होती है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा बच्चे बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, वो मानना ही नहीं चाहते हैं कुछ। तो ये अगर आप नोटिस करते हैं अपने चीज़ों को घर पे तो आप इसका आंसर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये काफ़ी पढ़ा हुआ होगा अगर आप लोगों ने, क्योंकि इन्होंने ये जो विद्वान थे थॉर्नडाइक, ये इनका है और इन्होंने जो एक उस पर किया हुआ था, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था इन्होंने। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़े भी हैं पहले, तो इसलिए हम लोगों को पता होगा। और इनकी ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद 28 पे आएंगे तो देखते हैं, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? देखिए कितनी तगड़ी थ्योरी है ये जिन्होंने भी दी है, ये भी हमारे थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान थ्योरी दी थी, वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? मतलब जो लर्निंग है वो अनुभव और प्रशिक्षण के बाद आपका व्यवहार में परिवर्तन है, ये सिंपल सी परिभाषा है। ये पूछ रहा है कि किसने दी थी ये, तो ये आपको बता दूं मैं कि मॉर्गन और गिलीलैंड जो थे इन्होंने ये ऐसा कथन दिया हुआ था। आप चाहें तो ये क्वेश्चन नोट भी करते जाएं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सामाजिक विकास की बात कर रहा है और किसी विकास की बात होती तो यहाँ हम कोशिश करते और भी ऑप्शन को देखने की, पर जो सामाजिक विकास है वो हमारा आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है ना। तो ये बहुत ही एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको गहराई से सोच करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए जो चाइल्ड पेडागोजी है उसके आधे क्वेश्चंस तो आप यूपीटीईटी में आप एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं, बाकी सीटेट का मैं नहीं कहती क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हार्ड होता है, वहाँ सोचने के बाद भी आप कभी कभी गलत ऑप्शन चूज़ कर ले जाते हैं। पर यहाँ आप अगर कोशिश करें तो काफ़ी हद तक आप अपने स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं अब यहीं पूरा कर रही हूँ, आगे हम कल फिर 2 बजे मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो धन्यवाद।